यमन की राजधानी सना में एक हॉस्पिटल होता है और हॉस्पिटल के अंदर भारत की एक लड़की जो कि नर्स के रूप में काम कर रही थी। वहां पर यमनी परिवार अपने इलाज के लिए आता है और उसी परिवार में एक लड़का भी आता है। जब ये लगातार कई बार चक्कर लगते हैं तब लड़का उस लड़की से सवाल करता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। तो लड़की कहती है कि मैं इंडिया के केरल की रहने वाली हूँ। तभी वो इंडिया के बारे में जानकारी जुटाने लगता है। लड़का कहता है कि मुझे भी इंडिया घूमना है, क्या तुम मुझे घुमाओगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। जब इस तरह की बात आती है तो वो नर्स कहने लगती है कि मुझे भी तुमसे एक काम है। वो लड़का पूछता है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जिस काम भी आऊँगा मुझे खुशी होगी। इस तरह की बात जब उस लड़की ने उस लड़के से बात करती है तो लड़की कहती है कि आपके देश का कानून आप तो जानते ही हो। यदि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ नौकरी करने आता है तो नौकरी करने पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन जब कोई अपना काम करने की कोशिश करता है तो यहाँ की सरकार को आपत्ति होती है और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। यदि तुम मुझे साथ दो तो हम मिलकर यहाँ पर एक क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। जैसे लड़के ने ये बात सुनी उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान क्यों होती हो, बस मुझे एक बार इंडिया घुमा दो। और वो तारीख आती है, वो दिन आता है, 1 महीने के लिए वो इंडिया आते हैं घूमने के लिए, वो नर्स भी और वो लड़का भी। दरअसल नर्स की बेटी होती है, बेटी का नामकरण होता है और ये जनवरी 2015 के आसपास की ये बात थी। जब बेटी का नामकरण था तभी उस लड़के को वो इंडिया घुमाने के लिए लेके आ जाती है और यहाँ 1 महीने रुकने के बाद फिर वो वापस जाते हैं। तो लड़के ने भी अपना वादा निभाया और उस लड़की को अपने ही देश में एक क्लिनिक खुलवा दिया। लेकिन कहानी आगे कुछ इतनी बढ़ती है कि उस लड़के का मर्डर हो जाता है और मर्डर के बाद वहां की सरकार, वहां का कानून इस नर्स को सजाए मौत का हुक्म सुना देती है और ये निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति के यहां तक भी अपील खारिज होती चली जाती है और वो तारीख बहुत नजदीक आ जाती है। तारीख हो जाती है 16 जुलाई 2025 को। उस लड़की को कंबल में लपेटा जाएगा और लपेटने के बाद गोलियों से भून दिया जाएगा। कुछ इसी तरह की उसको सजा दी जाएगी। ये तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है, उसके पास 1 या 2 चांस हैं बचने के। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कत्ल की नौबत क्यों आई और उस लड़की को जो सजा मिली थी उसके बचने के क्या क्या चांस हो सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है यमन की राजधानी सना से। दरअसल 30 दिसंबर 2024 की यह बात है। यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अमीरी, दरअसल वो उनके पास एक लड़की की एक फाइल पहुंचती है। उस फाइल में ये था कि उस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था। अगर राष्ट्रपति वो चाहते तो उसकी सजा को माफ कर सकते थे, उसकी सजा को कम कर सकते थे या फिर उसको सजा को बरकरार रख सकते थे। उन्होंने ना ही तो माफ किया ना ही सजा कम की, लेकिन उन्होंने सजा को बरकरार रखा और कहा कि इस अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील खारिज हो जाती है 30 दिसंबर 2024 को। उसके बाद उस लड़की को सजाए मौत के देने के लिए लगातार दफ्तर ये फाइल चलती रहती है और इसी तरह से लगभग 6.5 महीने के आसपास का वक्त बीत जाता है। आखिरकार वो तारीख नजदीक आने लगती है और वो तारीख होती है 16 जुलाई 2025 को। उस लड़की को कंबल में लपेटा जाएगा, उसके बाद फिर गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिरकार उस लड़की के साथ उसे ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर यमन में शरिया कानून लागू होता है और शरिया कानून का मतलब होता है कि खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। यदि किसी की मौत हो जाती है तो उसका बदला फिर मौत से ही लिया जाएगा। और इसमें खास बात यह भी है, अगर जो पीड़ित परिवार है वो चाहे तो माफी दे सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ रकम हर्जाना जो भी जुर्माना है वो देना पड़ेगा। इसके लिए परिवार ने तमाम मशक्कतें की और लगातार कई साल से प्रयास करते चले आ रहे थे। परिवार ने 3 तरह के ऑफर दिए। अगर हम पहले ऑफर की बात करें तो इस परिवार को अबू धाबी, सऊदी अरब या फिर दुबई जैसे किसी भी देश में बसने की पूरी अनुमति, उसके लिए जो भी खर्चा होगा ये परिवार उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि परिवार की मदद के लिए फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो जो संस्थाएं होती हैं वो कहती हैं कि चाहे तो आप अबू धाबी में रहो, चाहे वो यूएई में रहो या फिर सऊदी में रहो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बस निमिषा प्रिया को आप माफ कर दीजिए। साथ ही दूसरा ऑफर दिया जाता है कि अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार है तो दुनिया के किसी भी हिस्से में उसका इलाज करा सकते हैं, भले ही इलाज में चाहें कितने भी रुपए खर्च हो जाएं। और तीसरा ऑफर दिया जाता है 10 लाख अमेरिकी डॉलर का। यदि हम इंडिया के रुपए में उसे कन्वर्ट करें तो लगभग 8.5 करोड़ रुपए का ऑफर कि बस निमिषा प्रिया को आप माफ कर दीजिए और ये रकम हमसे ले लीजिए। हालांकि उस परिवार ने ना तो संपर्क साधा है और संपर्क साधने की कोशिश भी की है तो उन्होंने अभी तक इस तरह के किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं दी है। ऐसी स्थिति में उस लड़की के पास बहुत कम समय है और उसको निर्धारित समय सीमा पर यह सजा दी जा सकती है। लेकिन सजा के पीछे के क्या कारण थे, आज यही कहानी जानते हैं। हालांकि मैंने पहले ये कहानी सुनाई थी, उस कहानी में कुछ हिस्सा सुनाया था, थोड़ा सा और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। निमिषा प्रिया जो कि केरल प्रदेश के जिला पलक्कड़ का एक जगह लगती है, कोल्ले गोंडे, दरअसल वहाँ की वो रहने वाली होती है। साल 2008 में उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी और नर्सिंग की पढ़ाई करने के बाद वो किसी हॉस्पिटल में उसको नर्स की नौकरी मिल जाती है। कुछ महीने तो वो केरल में ही रहती है, लेकिन केरल में रहने के बाद क्योंकि वहाँ पर जो नौकरी का जो स्कोप था वो कम था, वहाँ पर सैलरी भी कम थी, उसे लगता है कि यदि वो विदेश जाए तो शायद वहाँ से वो अच्छा कर सकती है। उसी के जो संग साथी होते हैं उन्होंने उसको ऑफर दिया कि आप यमन चले जाओ, यमन में जो सना उसकी राजधानी है वहीं पास में हॉस्पिटल है और वहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कुछ ऑफर मिलता है, वो लड़की स्वीकार कर लेती है। उस ऑफर के साथ वो सीधा यमन की राजधानी
राजधानी सना पहुंच जाती है, वहां एक हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देती है। साल 2008 में जाती है, 9, 10, 11 इस तरह से एक एक साल बीत रहा था। जो पैसे कमा रही थी अपनी मां प्रेमा कुमारी, साथ ही पिता वेला युदल कुट्टी उनको भेजा करती थी। इसी बीच में उसके परिवार की तरफ से आता है कि आप एक बार यहाँ इंडिया आ जाओ, तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुम्हारी की शादी की भी बात चल रही है। वो लड़की इंडिया आती है। जब इंडिया आती है तो यहाँ उसके टॉमी थॉमस नामक एक लड़के से उसकी शादी होती है, जो कि यहाँ पर रहकर टैक्सी वगैरह चलाया करता था, जो कि रहने वाला केरल के इडुक्की के पास एक जगह लगती है थोडुपुझा, वो वहाँ का रहने वाला होता है। यहाँ परिवार बिल्कुल खुशहाल था, सब कुछ ठीक था। उस लड़की ने कुछ दिन तो यहाँ केरल में बिताए। उसके बाद वो अपने पति से बात करती है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ चलो। अब उसका पति जो थॉमस होता है वो तैयार हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है, अगर आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अब ये यमन की राजधानी सना अपने पति को लेकर पहुंच जाती है, वहाँ रहने लगती है और सब कुछ उनकी ज़िंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन उसको वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का काम मिलता है। जो उसका पति था वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, खुद वो नर्स का काम कर रही थी। पैसे तो कमा रही थी, लेकिन उसे लगता है कि अगर अपना यहाँ पर क्लिनिक हो जाए, अपना हॉस्पिटल हो जाए तो उससे ज़्यादा आमदनी होगी, ज़्यादा इनकम होगी। ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। साल 2013 की बात है, उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद वहाँ की स्थिति कुछ बिगड़ने लगती है, यानी कि गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। साल 2014 जब आता है तो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते बात इतनी बिगड़ जाती है कि इस जगह पर अब हूतियों का राज चलने लगता है। हूतियों पर जो सपोर्ट था वो ईरान देश का होता है और हूतियाँ एक तरह से इस पर पूरी कब्जा कर लेते हैं। और यहाँ से फिर जब बाहरी लोग अपनी जान बचा के यहाँ से जाने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जो थॉमस होता है वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन नर्स यमन की राजधानी सना में ही रह जाती है, हॉस्पिटल में ही जॉब करती रहती है। शायद उसे लग रहा था कि वक्त जब आगे बढ़ेगा सब कुछ स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन आगे ये आदेश हो जाता है कि बाहरी लोगों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में जो उसका पति होता है उसको वीज़ा मिलता नहीं है, वो वहीं रह जाती है। वो पति तो रह जाता है उसका केरल में, और वो यहाँ यमन में ही अपना रहकर काम कर रही थी। लेकिन इसी बीच में उसके दिमाग में ये था कि वो अपना खुद का काम करेगी, लेकिन खुद का काम करने के लिए जो यमन का अपना देश का कानून है वो ये कहता है कि यहाँ पर बाहरी लोग नौकरी तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बिजनेस, कोई व्यापार वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ के लोगों का रहना ज़रूरी है। तभी इसने उस एक लड़का इसके हॉस्पिटल में आया करता था अपने परिवार को लेकर, इसका नाम होता है तलाल अब्दो मेहंदी। तलाल अब्दो मेहंदी की इच्छा थी कि वो इंडिया घूमने के लिए आए, इसलिए वो इस नर्स से बहुत सारी बातें किया करता था। जब जब अपने परिवार को लेकर आया करता था तब वो इंडिया के बारे में बातचीत करता था, वहाँ के घूमने के बारे में बात करता था। तभी इस लड़की ने अपनी भी इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि मैं यहाँ पर एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, अगर तुम मेरी मदद करो तो। तभी उस लड़के ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और जैसे ही मदद करने वाली बात आती है तो लड़की ने सोचा कि शायद इसे भरोसा दिलाने के लिए, इसका भरोसा जीतने के लिए इसको इंडिया घुमाना जरूरी है। इसके लिए जो भी कागज़ वगैरह तैयार होते हैं, उस लड़की ने उस लड़के को लेकर इंडिया आती है। तलाल अब्दो मेहंदी को जब इंडिया आता है वो यहाँ घूमता है। जो उसकी बेटी होती है, बेटी का नामकरण होना था, ये जनवरी 2015 के आसपास की बात थी। आखिरकार वो यहाँ पर रहता है और सब कुछ ठीक था। जब ये वापस लौट कर जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद अब इसके कागज़ वगैरह तैयार कराए जाते हैं। कागज़ में जो भी इस लड़की के पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको उपलब्ध करा देती है, ताकि वो नए कागज़ तैयार कर सके। और नए कागज़ जब तैयार हो जाएंगे तो यहाँ की सरकार से अनुमति लेने के बाद फिर वो अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। ठीक उसने ऐसे ही किया। लड़की ने खूब सारे पैसे का इंतजाम कर रखा था, कई साल से लगातार वो कमा रही थी, और उस लड़के के हाथ में पैसे दे देती है, अपने कागज़ दे देती है। आखिरकार 17 अप्रैल 2015 को विधिवत रूप से उसका क्लिनिक शुरू हो जाता है। उसमें एक डॉक्टर, एक नर्स की व्यवस्था हो जाती है और वो अपना काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं उस क्लिनिक को शुरू करने के लिए, वो सारे फर्जी के फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। सरकार को वहाँ पता नहीं चलता और आराम से वो अपना काम धंधा शुरू कर देते हैं। क्लिनिक बहुत अच्छा चलने लगता है, लेकिन मेहंदी का जो कारोबार था वो ठप था। उसका अपना खुद का कोई इतना अच्छा कारोबार नहीं था। लेकिन उसने इतनी जालसाजी की, इतनी चालाकी की कि उसने जब कागज़ तैयार कर रहा था तो उस कागज़ में साफ साफ लिखवा दिया था कि इसमें जो भी लाभ प्राप्त होगा इस क्लिनिक के अंदर 33% उसका हिस्सा होगा और 66% उस निमिषा प्रिया का होगा। आखिरकार निमिषा प्रिया को इस बात का पता नहीं था, और जब यहाँ पर ये आता था अपना हिस्सेदारी मांगा करता था तो निमिषा प्रिया को लगता था कि ये तो सीधे सीधे चीटिंग है, सिर्फ मैं तुमसे तुम मदद मांगी थी, ये थोड़ी हिस्सेदारी वाली बात थोड़ी थी। इसी बात पर इन दोनों में कभी कभी कहासुनी हो जाया करती थी, कहासुनी कुछ ज़्यादा हो जाया करती थी। अब यहाँ से इनमें जब बात ज़्यादा लगातार खराब हो रही थी तब उसने अपने कागज़ों की डिमांड की कि इसके जो कागज़ हैं, क्योंकि क्लिनिक के जो कागज़ थे, डॉक्यूमेंट्स थे, वो इसी लड़के के मेहंदी के पास थे और मेहंदी उसे कागज़ देना नहीं चाहता था। जैसे पासपोर्ट हो, वीज़ा हो या क्लिनिक के कागज़ हो, सब कुछ उसी के पास था। आखिरकार निमिषा प्रिया परेशान हो जाती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद शिकायत दर्ज करा देती है कि उसके साथ कुछ इस तरह से शोषण हो रहा है। वो आर्थिक शोषण भी, मानसिक शोषण भी और शारीरिक शोषण की लगातार धमकियाँ देता है। वो लगातार नशा करता है, उसके यहाँ हॉस्पिटल में आता है और उससे परेशान करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब पुलिस आती है तो वो कहता है कि ये तो इसकी पत्नी है और यकीन ना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। आखिरकार पुलिस को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ झालमेल है, घोलमाल किया गया है। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, निमिषा प्रिया को और मेहंदी को भी। दोनों गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया। मामले की जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि लड़की की कोई गलती नहीं है, बल्कि 16 फरवरी 2016 को जांच के बाद अदालत ये आदेश दे देती है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो निमिषा को सारे दस्तावेज वापस कर दिए जाएं और इन दोनों को जेल से छोड़ दिया जाता है। हालांकि लड़की पहले जेल से आ जाती है, लड़का
जेल में ही रहता है, वो आती है और अपना जो क्लिनिक था उसे शुरू कर लेती है। बीच बीच में वो जाती थी उससे जेल में मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए, और हर बार वो एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि जो उसका वीज़ा है, जो उसके पासपोर्ट हैं, बस वो उसे वापस कर दे। लेकिन वो उसको वापस नहीं कर रहा था और वो लगातार टॉर्चर कर रहा था। हद तो तब हो जाती है जब जेल से छूट के आता है, तब निमिषा प्रिया को लगातार परेशान करने लगता है। कई बार तो अपने दोस्तों को लेकर उसके घर पहुंच जाया करता था और उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। इसी तरह से ऐसी वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन उसने अपनी जो साथी नर्स होती है, नर्स हन्नान से बात करती है। उससे कहती है कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे जो पासपोर्ट है, मेरा जो वीज़ा है वो इसी के पास है, मैं इसे किसी भी तरकीब से निकलवाना चाहती हूँ। इसके लिए हन्नान ने उससे सलाह मशवरा दिया कि क्यों ना इसको नशे की हालत में डाल दिया जाए, यानी कि उसको नशा दे दिया जाए और उसके घर की पूरी की तलाशी ली जाए। घर के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे लेकर अपने यहाँ से निकल जाएंगे। जब उन्होंने पहला इंजेक्शन उसे धोखे से लगाया था तब उसे शायद उतना असर नहीं हुआ था मेहंदी को, लेकिन बाद में उन्होंने एक और डोज दे दी थी नशे की, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में मौत हो जाती है। उन्होंने पूरे घर के अंदर तलाश लिया, जो भी इसका पासपोर्ट था, वीजा था, वो तो नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब उसकी मरने की सूचना इन दोनों को मिलती है तो ये दोनों लड़कियां इतना परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। मीडिया रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इन्होंने उसके टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी के अंदर पैक कर दिए थे। आखिरकार ये यहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं, लेकिन क्राइम कब तक छुपाते? क्राइम तो कभी छुपता नहीं है। और इसका ये पता चल जाता है कि पानी की टंकी के अंदर लाश के टुकड़े हैं, और जैसे ही पता चलता है तो घर वालों को पता चलता है। घर वालों ने मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट लगाती है और अदालत में भेजती है। अदालत में जब मामला पहुंचता है तो निचली अदालत की तरफ से इस लड़की को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है, निमिषा प्रिया को, जो कि इंडिया के रहने वाली होती है। साथ ही जो हन्नान होती है उसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये खबर इस परिवार तक भी पहुंच जाती है। 5 मई 2018 को आखिरकार परिवार को यह पता चलता है कि उनकी बेटी पिछले कई साल से मुसीबत में है। जो लड़का इंडिया घूमने के लिए आया था, दरअसल उसने उसको टॉर्चर किया और उसी की वजह से उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। उसके बाद फिर परिवार के लोगों ने कोशिश करना शुरू किया। इधर यहां पति ने लगातार कोशिश करना शुरू किया, उधर उसकी मां भी लगातार कोशिश कर रही थी। वक्त आगे बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और 13 नवंबर 2023 को अपील को खारिज कर दिया जाता है। यानी कि जो निमिषा प्रिया को सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया था उस सजा को लगातार बरकरार रखा जाता है। इसके बाद एक और चांस था, और वो चांस था राष्ट्रपति के यहां अपील करने का। यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसकी सजा को माफ भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहें तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहें तो उसकी अपील को खारिज भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने उसकी सजा को माफ नहीं किया बल्कि उसकी अपील को खारिज कर दिया। 30 दिसंबर 2024 को जब अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उसकी अपील को, लड़की की अपील को खारिज कर दिया है, तब उसके बाद ये मामला फिर अदालत में पहुंच जाता है। उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत फाइल चलती रहती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से महीने गुजरते चले जाते हैं और वो तारीख आती है, उस तारीख मुकर्रर कर दी जाती है कि 16 जुलाई 2025 को इसको वहां के कानून के हिसाब से सजाए मौत दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में परिवार के लोग लगातार कोशिश कर रहे थे। जो एक ब्लड मनी होती है, वहाँ का जो शरिया कानून होता है कि मौत के बदले मौत और जान के बदले जान जैसे होता है, तो उसी हिसाब से परिवार के लोगों से लगातार संपर्क साधने की कोशिश की और वहाँ के परिवार के लोगों को 3 तरह के ऑफर दिए कि चाहे तो कहीं भी जाकर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का पूरी दुनिया में इलाज करा सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे देश में जाकर रह सकते हो, बच सकते हो, उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो दे सकते हैं। और लगभग $10 लाख का भी उन्होंने ऑफर दिया था, या फिर हमसे $10 लाख यानी कि इंडिया रुपीज़ की अगर बात करें तो 8.5 करोड़ रुपए के आसपास दे सकते हैं। लेकिन परिवार के लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। जो निमिषा प्रिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसके परिवार के लोग, उसकी मां अप्रैल 2025 से वहीं डेरा डाली हुई है ताकि कोशिश हो कि उसकी बेटी की जान बच सके। लेकिन उसके परिवार, जो मेहंदी था, मेहंदी के परिवार वाले इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। यदि उसके परिवार के लोगों ने इस निमिषा प्रिया को माफ़ नहीं किया, क्योंकि एक अंतिम चांस यही है, और अगर हमारे देश के हुतियों से ताल्लुकात होते, क्योंकि वहाँ अपना कोई ना दूतावास है ना ही उनका दूतावास अपने यहाँ है। हालांकि ईरान जरूर इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन बताया जाता है कि ईरान से भी शायद बहुत अच्छे संबंध नहीं है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती भी है तो सरकार के प्रयास शायद विफल हों। लेकिन जो परिवार के प्रयास हैं, अगर परिवार चाहे तो माफ़ी दे सकता है। अगर परिवार, क्योंकि परिवार चाहता ही नहीं है, अगर परिवार चाहता तो इतना लंबा शायद मामला नहीं खिंचता। लेकिन 8.5 करोड़ रुपए का जो ऑफर दिया गया है, हो सकता है कि उससे बात तैयार हो जाए। यदि तैयार नहीं होते हैं तो 16 जुलाई 2025 को इस लड़की को कंबल में लपेटकर गोली मारकर इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से निमिषा प्रिया के साथ हो रहा है, वाकई पूरे देश की संवेदनाएं, देश की भावनाएं, देश की दुआएं निमिषा प्रिया के साथ हैं। हम भी यही दुआ करेंगे कि निमिषा प्रिया सुरक्षित घर लौटकर वापस आ जाएं, उनको ऐसी कोई सजा ना मिले और परिवार का दिल पसीज जाए, परिवार का दिल, जो दूसरा मेहंदी है उसका परिवार का दिल आखिरकार मान जाए कि इस लड़की को माफ़ी, क्योंकि कई साल से लगातार सलाखों के पीछे वो जिंदगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।